अस्सलाम वालेकुम। साजिद सिद्दीकी आपका दोस्त आपसे एक दफ़ा फिर मुखातिब है। आज का टॉपिक बहुत ही संजीदा है, बहुत ही सीरियस है। ये एक नुक्ता है, एक सोच है, एक फ़िक्र है और एक सवाल है। जी हाँ, ये एक सवाल है आप लोगों से। पाकिस्तान के मेरे तमाम दोस्तों, पाकिस्तान के तमाम भाइयों, पाकिस्तान की तमाम बहनों से मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखें और कमेंट्स में इसका आंसर दें। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 22 करोड़ प्लस माइनस थोड़ी सी होगी। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है। हम अपने बच्चों को 20 साल की उम्र तक से लेके 26 साल की उम्र तक उनको तालीम दिलवाते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम उनकी फ़ीसें अदा करते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे बच्चों में से बहुत से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, इंटेलेक्चुअल, मजहबी स्कॉलर, पायलट, फ़ौज में और साइंटिस्ट बन जाते हैं। हमारे बच्चे CSS ऑफिसर बन जाते हैं। वो मुल्क के लिए सर्व करते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो इस मुल्क का सरमाया बन जाते हैं। अगर वो नहीं बन सकते तो सिर्फ और सिर्फ सियासतदान नहीं बन सकते। यही मेरा सवाल है आज का। क्यों हमारे बच्चे सियासतदान नहीं बन सकते? जब हमारे बच्चे पायलट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो सियासतदान क्यों नहीं बन सकते? जी हाँ, यही सवाल है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में सियासत सिर्फ मारूसी है जो विरासत में मिलती है। जो भी सियासतदान है उसकी अगर एजुकेशन का आप अंदाज़ा लगाएं तो वो आपके बच्चों से आधी भी नहीं होती। आपका बच्चा उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड, ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। ये वो सियासतदान है जिनसे पूछो कि आप MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप MNA बनना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो उसका जवाब ये देते, क्योंकि मेरे अब्बा जी MNA थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो पार्टी ने टिकट मुझे दे दिया और अब मैं MNA बनूंगा। उसके बाद किसी साहब से ये पूछो कि आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आप इस मुल्क को लीड करना चाहते हैं, आप इन हमारे बच्चों को जो कि हाईली एजुकेटेड है इनको लीड करना चाहते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? तो जवाब ये आता है कि अम्मा जी प्राइम मिनिस्टर थी इसलिए अब मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अगर किसी खातून से पूछ लिया जाए गलती से कि आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, आप इस मुल्क को लीड करना चाहती हैं, आप इस 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा बनना चाहती हैं, तो अगर उनसे उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाए तो उनका भी यही जवाब होता है कि मेरे अब्बा जी प्राइम मिनिस्टर थे इसलिए मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। तो ये तो चीज़ें विरासत में इनको मिल रही हैं। तो हमारे मुल्क में अगर हर चीज़ ही मारूसियत पे चल रही है तो फिर हमारे मुल्क के हर शोबे में, हर प्रोफेशन में मारूसियत होनी चाहिए। अगर एक डॉक्टर फोत हो जाए या रिटायर हो जाए तो उसके बेटे को डॉक्टर बना देना चाहिए, बेशक उसके पास क्वालिफिकेशन हो या ना हो, और उसका जवाब भी यही होना चाहिए क्योंकि मेरे अब्बा जी डॉक्टर थे इसलिए मैं भी डॉक्टर बनूंगा। कोई पायलट है जेट फाइटर का या प्राइवेट एयरलाइन का, अगर वो रिटायर हो जाता है, उसका बेटे की पायलट की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन हमें उसे पायलट लगा देना चाहिए क्योंकि उसके अब्बा जी पायलट थे। तो ये पॉइंट मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूं कि हम लोगों को सोचना चाहिए, हम लोगों को, कि हम क्या कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं कि मेरे अब्बा जी ये थे तो मैं भी ये बनूंगा, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं, आपके बच्चे इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये तो वो सियासतदान है कि ये लिखे बगैर पढ़ नहीं सकते, ये एक लाइन नहीं बोल सकते क्योंकि इनको लिखा हुआ दिया जाता है, ये उसको देख के पढ़ देती हैं। इनसे अगर पूछा जाए, आज आप पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में एक बिल पास हुआ है, आपने उस पर साइन किए, वो बिल
کیا تھا, کس چیز کے بارے میں تھا, تو یہ ہنستے ہوئے جواب دیتے ہیں ہم نے تو پڑھا نہیں, ہمیں تو پتا بھی نہیں, بس ہمارے لیڈر نے کہا سائن کر دو, ہم نے کر دیے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے. اس وجہ سے میں یہ پوائنٹ آپ کے توجہ میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میرے والد صاحب یہ تھے تو وہ عہدہ مجھے مل جانا چاہیے. اس طرح تو ایک کمشنر ریٹائر ہوگا, ایک پولیس والا ریٹائر ہوگا, ایک ٹیچر, ایک پروفیسر, کوئی بھی کہیں سے اپنے شعبے سے ریٹائر ہوگا یا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کی جگہ اس کے بیٹے یا بیٹی کو بٹھا دینا چاہیے. بے شک وہ پڑھے لکھے نہ ہو, بے شک وہ ایجوکیٹڈ نہ ہو, کیونکہ ان کے والد صاحب اس عہدے پہ رہ چکے ہیں. اور مجھے یہی بات آپ سے شیئر کرنی تھی کہ اس میں تھوڑی سی غلطی ہم لوگوں کی بھی ہے, کیونکہ ہم لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کا فیوچر ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, جو کہ لکھی ہوئی تقریریں ایک دوسرے کی پڑھ دیتے ہیں جلدی میں. ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ تقریر کس کے لیے لکھی گئی تھی اور کس نے پڑھنی تھی. اور آپ کی توجہ آخر میں صرف ایک چیز پہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب میں ان 60+ 70+ سیاستدانوں کو بچے اور بچیوں کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا دیکھتا ہوں تو آپ یقین کیجئے کہ میں احساس شرمندگی سے ڈوب جاتا ہوں. یار خدا دا واسطہ ہے, کوئی سیلف پریسٹیج بھی ہوندی ہے, کوئی سیلف ریسپیکٹ بھی ہوندی ہے. مطلب یہ کہ آپ ان کے پیچھے اس طرح متبانہ طریقے سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی آپ سے بے ادبی نہ ہو جائے. اتنی رسپیکٹ ان لوگوں کے لیے جن کی کوالیفیکیشن کچھ بھی نہیں ہے, جو باہر ملکوں میں آتے ہیں, یہاں پہ آتے ہیں, یہ عام میٹرو میں, ٹیکسی میں, سب وے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, ان کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا. یہ صرف ہمارے ملک میں ہی پروٹوکول لینے کے لیے جاتے ہیں. یہ کیوں پاکستان میں حکومت کرنے آتے ہیں, کیوں پاکستان میں واپس آتے ہیں, کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ان کو اس پروٹوکول کا لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پروٹوکول ملے گا, اور کوئی وجہ نہیں ہے. ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, ان کی کوئی ایبلٹی نہیں ہے. آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ میرے سوال کو سمجھیں, اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو کمنٹس میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.